ये बॉर्डर क्रॉस करके अल्जीरिया पहुंच जाता है और डॉक्टर ईवा गांव में ही बने कुएं को देखती है। डॉक्टर ईवा एक फ्लैश लाइट डालकर कुएं में देखती है तो वो कुआं बहुत ही गहरा होता है और उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। तब डॉक्टर ईवा रस्सी के सहारे कुएं के अंदर जाने का फैसला लेती है। तब फ्रैंक और ऊपर मौजूद बाकी लोग रस्सी को पकड़ते हैं और फ्रैंक रस्सी के सहारे कुएं में जाने लगती है कुएं के पानी का सैंपल लेने के लिए। डॉक्टर ईवा कुएं के तल पर चली जाती है और वो वहां से पानी का सैंपल लेने लगती है। तभी ऊपर कुछ गाड़ी आती है और फ्रैंक ईवा से कहता है यहाँ पर आर्मी की कुछ गाड़ी आई है, मैं उनसे बात करके आता हूँ। तभी अचानक ऊपर गोलियां चलने लगती है और कुएं के अंदर ईवा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऊपर क्या हो रहा है। आर्मी के लोगों ने वहां मौजूद सभी लोगों को मार दिया होता है सिवाय डॉक्टर फ्रैंक के। उसी वक्त उस जगह पर एक हेलीकॉप्टर उतरता है और उस हेलीकॉप्टर की आवाज अल्जाडियो और डर्क को भी आती है तो वो भी उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं। उस हेलीकॉप्टर से माली का डिटेक्टर जनरल जतेब काजिम उतरता है और वो फ्रैंक के पास जाकर फ्रैंक से पूछताछ करने लगता है। तब तक डर्क और अल्जाडियो भी वहाँ के घर की एक छत पर पहुँच जाते हैं। तब काजिम कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ वो लेडी डॉक्टर कहाँ है। तब फ्रैंक कहता है वो यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर काजिम डॉक्टर फ्रैंक को गोली मार देता है और काजिम अपने लोगों से कहता है उस लेडी को जल्दी ढूंढो, वो यहीं कहीं है। और ऐसा कहकर काजिम वहाँ से चला जाता है। काजिम के जाने के बाद वहाँ मौजूद लोग डॉक्टर ईवा को ढूंढने लगते हैं। तब डर कुएं के पास डॉक्टर ईवा का बैग देख लेता है। डॉक्टर ईवा को पता चल चुका था कि वहाँ मौजूद लोग उसे ही ढूंढ रहे, इसलिए वो कुएं में गिराई फ्लैश लाइट को मिट्टी से ढक देती है। आर्मी के लोग कुएं में देखते हैं तो उन्हें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो आर्मी वाले कुएं के अंदर गोलियां चलाने वाले थे। तभी वहाँ डर्क ऊंट और बाल्टी लेकर पहुंच जाता है उस कुएं से पानी निकालने के लिए। वो आर्मी वाले डर्क को देखकर उसके करीब आते हैं तो डर्क उन पर बाल्टी से हमला कर देता है और आर्मी वाले की एक गन कुएं में चली जाती है। तब तक अल्जाडियो भी एक दूसरी आर्मी की गाड़ी के पास पहुंचकर उन पर हमला कर देता है और अल्जाडियो उस गन से वहां मौजूद आर्मी वाले लोगों को मारने लगता है। तब तक डॉक्टर ईवा भी कुएं से बाहर निकलकर ऊपर आने की कोशिश करने लगती है। डर्क उन आर्मी वाले लोगों से लड़ रहा होता है तभी वहां मौजूद आर्मी वाला उस पर फायरिंग करता है। तब डर्क किसी तरह से बचकर वहां रखी गन उठाकर उसे मार देता है। तभी डर्क को महसूस होता है कि उसके पीछे एक और आर्मी वाला खड़ा हुआ था और वो डर्क को गोली मारने वाला था। तभी उस पर कोई गोलियां चला देता है। ये गोलियां डॉक्टर ईवा ने कुएं से निकलकर चलाई थी और उसने डर्क को बचा लिया था। आगे डॉक्टर ईवा डॉक्टर फ्रैंक की डेड बॉडी को देखकर काफी दुखी होती है। तब डर्क और अल्जाडियो डॉक्टर ईवा को अपने साथ जल्दी गाड़ी में बिठा देते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। एडमायरल जेम्स अपने दोस्तों को बचाने के लिए CIA के एक पूर्व एजेंट कार्ल से मिलता है और कार्ल जेम्स से उन्हें बचाने का वादा करता है। दूसरी तरफ डर की गाड़ी जनरल काजिम के कंट्रोल वाले माली एरिया से बाहर निकल जाती है और वो दूसरे रेबल्स के कंट्रोल वाले माली में पहुंच जाती है ताकि जनरल काजिम उस एरिया तक उन तक पहुंच ना सके। थोड़ी दूर जाने के बाद डर्क अपनी गाड़ी को रोक लेता है। वो तीनों गाड़ी से बाहर निकलकर पैदल चलने लगते हैं। तभी उनके सामने से घोड़ों पर बहुत से लोग वहाँ पर आ जाते हैं और तुरंग रिबल उन तीनों को पकड़कर अपने लीडर मोदिबो के पास ले जाते हैं। तब मोदिबो उन तीनों से पूछता है तुम विदेश से यहाँ पर क्या करने आए हो। तब डॉक्टर ईवा कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं WHO की तरफ से आई हूँ। यहाँ पर एक नई बीमारी फैली है, मैं उसका सोर्स पता करने यहाँ पर आई थी। ईवा के मुंह से बीमारी का नाम सुनकर मोदिबो ईवा को अपने साथ ले जाता है जहाँ पर काफी लोग उसी प्रकार की बीमारी के मरीज होते हैं। तब डॉक्टर ईवा कहती है हाँ ये वही बीमारी है। यह सुनकर मोदिबो उन तीनों को अपने शहर में पनाह दे देता है। आगे डॉक्टर ईवा वहाँ के कुएं के पानी का टेस्ट करती है तो उसके हाथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लगती है और वो जाकर डर को बताती है ये बीमारी कोई प्लेग नहीं है जो फैला हो, असल में ये बीमारी कोई फैला रहा है। यहाँ के और एसेलर के पानी में जहर मिला हुआ है और इसलिए पानी को पीकर यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ डर्क मोदिबो से कहता है यहाँ का पानी जहरीला है, इसलिए लोग यहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं, हमें इस बीमारी का सोर्स ढूंढना चाहिए। तब मोदिबो कहता है वो तुम्हारा काम है, मेरा काम यहाँ के लोगों की रक्षा करना है। दूसरी तरफ अल्जाडियो तुरंग रिबल के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी बॉल का पीछा करते करते वो एक गुफा में पहुंच जाता है। वहाँ गुफा के अंदर उसे कुछ दिखाई देता है। तब अल्जाडियो डर को अपने साथ गुफा में ले जाता है तो डर को वहाँ पर गुफा की दीवार पर एक पेंटिंग दिखाई देती है और ये पेंटिंग आयरन क्लैड शिप की थी जिसमें वो खजाना था। डर्क उस पेंटिंग को देखकर समझ जाता है कि उस पेंटिंग में आयरन क्लैड शिप एक रेगिस्तान में खड़ी है। तब डर्क कहता है जहाँ पर ये रेगिस्तान है वहाँ पर 150 साल पहले एक नदी हुआ करती थी। उस नदी का पानी सूख गया और उसके अंदर की रेत ऊपर आ गई, जिस रेत पर हमें आयरन क्लेड शिप खड़ी हुई दिखाई दे रही है।
वो शिप की पेंटिंग की लोकेशन को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं। डर को उसी पेंटिंग में एक किले का स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। तब डर कहता है हम इस किले तक पहुंचकर इस शिप तक पहुंच सकते हैं और वहां पर हमें वो नदी का पानी भी मिल जाएगा जो अभी भी कहीं न कहीं मौजूद होगा और हम उससे उस जहर के सोर्स का पता भी लगा लेंगे। यानी अगर हमने अंडरग्राउंड नदी को ढूंढ लिया तो हम उस शिप को भी ढूंढ लेंगे और जहर के उस सोर्स को भी ढूंढ लेंगे जो यहाँ के पानी में हमें मिलता है। आगे वो तीनों केमल पर राइड करते हुए 150 साल पहले जहाँ वो नदी हुआ करती थी उस रास्ते पर चल देते हैं। थोड़ा चलने के बाद उन्हें उस किले का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वो तीनों उस स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें कुछ दूरी पर कुछ दिखाई देता है। डर्क टेलीस्कोप से देखता है तो उसके सामने एक सोलर प्लांट होता है। डर्क देखता है तो ये सोलर प्लांट मसाड इंटरप्राइजेस का था। तभी डर्क को उस सोलर प्लांट से जाता हुआ एक रेलवे ट्रैक भी दिखाई देता है और उस ट्रैक पर एक ट्रेन भी आती हुई दिखाई देती है। तब डर्क डिसाइड करता है कि वो तीनों उस सोलर प्लांट के बारे में पता करेंगे। वो तीनों ऊँटों को रेलवे ट्रैक के पास बिठा देते हैं। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है तो वो तीनों रेत के नीचे से निकलते हैं और ऊँट पर बैठकर ट्रेन का पीछा करने लगते हैं और मौका पाकर ऊँट से ट्रेन पर जंप कर देते हैं और वो तीनों ट्रेन के डब्बे के अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ रूडी जो वापस बचकर शिप पर आ गया था वो अपने कपड़े उठाता है तो उसके कपड़ों में से एक बोतल गिरती है और ये बोतल वही थी जिसके अंदर डर्क और अल्जाडियो ने उस रेड शैवाल के सैंपल इकट्ठा करे थे। रूडी उस रेड शैवाल के सैंपल की टेस्टिंग शुरू करता है और रूडी उस रिजल्ट को एडमिरल जेम्स को भी दिखाता है और जेम्स को उस रिजल्ट को देखकर विश्वास नहीं होता कि सचमुच ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ डर्क, अल्जाडियो और ईवा प्लांट के अंदर पहुंच जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इस प्लांट के अंदर रेल के जरिए सारे रेडियो एक्टिव केमिकल को लाया जा रहा है और सोलर एनर्जी से हाई टेम्परेचर का यूज करके इस रेडियो एक्टिव केमिकल को भाप में बदल दिया जाता है। तब वो लोग देखते हैं कि कुछ रेडियो एक्टिव केमिकल के ड्रम को अंडरग्राउंड चेम्बर में भी रखा जा रहा होता है और जब वो लोग अंडरग्राउंड चेम्बर का गेट ओपन करके देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो पूरा चेम्बर रेडियो एक्टिव और टॉक्सिक केमिकल से भरा हुआ था और उन ड्रम से वो केमिकल लीक होके जमीन में जा रहा था और जमीन में जाकर ये सारा टॉक्सिक वेस्ट नाइजर नदी के अंदर जाकर मिल रहा था। वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मसाड भी अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ जाता है और उन तीनों को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ एडमिरल जेम्स और रूडी अपनी रिपोर्ट को लेकर यूएस एम्बेसी में एक एम्बेसडर से मिलते हैं और वो उस एम्बेसडर को बताते हैं जो जहर नाइजर नदी में फैल रहा है वो जहर कुछ महीनों के अंदर न्यूयॉर्क के किनारों तक पहुंच जाएगा। तब वो एम्बेसडर जेम्स की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ मर्साड ने डॉक्टर ईवा को अपने पास बैठा रखा होता है और मर्साड डॉक्टर ईवा को बताता है यह हाईटेक सोलर प्लांट है जिससे हम सारे खतरनाक केमिकल्स को भाप में बदल देते हैं। तब डॉक्टर ईवा कहती है ये कोई प्लांट नहीं बल्कि टॉक्सिक केमिकल्स का डंपिंग ग्राउंड बन चुका है और यहाँ का सारा केमिकल अंडरग्राउंड नाइजर रिवर में जा रहा है जिसके कारण नदी के पानी में जहर फैल रहा है। मर्साड को पहले डॉक्टर ईवा की बात पर विश्वास नहीं होता पर उसके दिमाग में भी शक बैठ जाता है कि जरूर इन केमिकल्स के कारण नाइजर रिवर के पानी में जहर फैल रहा है। दूसरी तरफ डर्क और अल्जाडियो को मर्साड के आदमी एक जीप में बांधकर ले जा रहे होते हैं। तब डर्क अपने गोल्ड कॉइन से गाड़ी के ऊपरी पार्टीशन के स्क्रू को खोलने लगता है जिस पार्टीशन से उनकी हथकड़ी लगी हुई थी। वो दोनों ऊपरी पार्टीशन के स्क्रू को खोलकर उसे गाड़ी से अलग कर देते हैं और दोनों उस ऊपरी पार्टीशन के साथ गाड़ी से जंप कर देते हैं। दूसरी तरफ मर्साड के दिमाग में शक बैठ चुका होता है और वो काजिम से मिलकर उससे कहता है हमें ये प्लांट बंद करना पड़ेगा क्योंकि इस प्लांट के कारण नाइजर रिवर के पानी में जहर फैल रहा है। तब काजिम कहता है तुम्हें अगर लोगों की चिंता है तो तुम इस प्लांट को बंद कर सकते हो पर मुझे मेरी पेमेंट मिलती रहनी चाहिए। मजबूरन मर्साड काजिम की बात के लिए राजी हो जाता है। डर्क और अल्जाडियो अभी भी उस गाड़ी के पार्टीशन से हथकड़ी द्वारा बंधे होते हैं और वो सहारा के रेगिस्तान में भटककर वहाँ से निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं। तभी उन्हें किस्मत से रेगिस्तान में एक पुराना प्लेन मिल जाता है और वो उस टूटे प्लेन की टूल किट से अपनी हथकड़ी को खोल देते हैं और किसी तरह उस टूटे प्लेन को चलाकर आगे डर्क तुरंग रेबल के लीडर मोदिबो से मिलता है और वो मोदिमो के आदमियों की मदद मांगता है डिक्टेटर काजिम से लड़ने के लिए। तब मोदिमो कहता है हमारे पास काजिम की तरह हथियार नहीं है इसलिए मैं अपने आदमियों को तुम्हारे साथ मरने नहीं भेज सकता। पर मोदिमो डर्क को अपनी गाड़ी देने के लिए तैयार हो जाता है जो कि उसने काजिम से ही खरीदी थी। आगे डर्क अपना हुलिया बदलकर काजिम की गाड़ी में सोलर प्लांट पहुंचता है और गार्ड काजिम को समझकर तुरंत गेट को खोल देते हैं। तब डर्क सिक्योरिटी गार्ड पर गन अड़ाकर प्लांट के अंदर एंटर हो जाता है। मर्साड भी सिग्नल से समझ जाता है कि प्लांट की सिक्योरिटी ब्रेक की गई है। डर्क और अल्जाडियो प्लांट के अंदर ईवा को ढूंढने लगते हैं
तभी डर्क को बहुत अजीब लगता है क्योंकि पूरा प्लांट खाली था। तभी उसे एहसास होता है कि प्लांट के खाली होने का मतलब ये था कि मर्साड समझ चुका है कि उसके प्लांट के कारण ही जहर फैल रहा है और यह बात अमेरिका तक ना पहुंचे, इसलिए अपनी छवि को बचाने के लिए इस प्लांट को उड़ाने वाला है। तब अल्जाडियो कहता है मैं उस विस्फोटक को ढूंढने नीचे जाता हूँ और तुम जाकर डॉक्टर ईवा को ढूंढो। तभी प्लांट के हेलीपैड पर एक हेलीकॉप्टर आता है और मर्साड डॉक्टर ईवा को लेकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ता है। तब डर्क भी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर हेलीपैड पर पहुंच जाता है और वो हेलीकॉप्टर का गेट ओपन करके ईवा को बचाने की कोशिश करता है। तब एक नकाब वाला आदमी डर्क पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। ईवा भी किसी तरह से मर्साड से अपने आप को छुड़ाकर हेलीकॉप्टर के नीचे कूद जाती है और ईवा और डर्क दोनों ही उस नकाब वाले आदमी से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अल्जाडियो विस्फोटक को ढूंढ लेता है जो एक ड्रम में बंद किया गया था और इसे सोलर प्लांट का तापमान बढ़ाकर विस्फोट किया जाना था। तब अल्जाडियो उस ड्रम से विस्फोटक निकालने की कोशिश करने लगता है और मर्साड हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाता है। आगे मर्साड हेलीकॉप्टर में बैठे हुए प्लांट के सारे सोलर पैनल को सूरज की तरफ कर देता है, जिससे प्लांट का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और जिस ड्रम में विस्फोटक था वो भी आगे बढ़ने लगता है ताकि टेम्परेचर के कारण वो विस्फोटक फट जाए। तब अल्जाडियो किसी तरह से ड्रम को काटकर उसके अंदर से विस्फोटक निकाल लेता है और वो वहां से जम कर जाता है। तापमान बढ़ने के कारण सारे ड्रम आग की लपट में घिर जाते हैं, पर वहां विस्फोट नहीं होता क्योंकि अल्जाडियो ने विस्फोटक को निकालकर अपने बैग में रख लिया था। मर्साड भी हेलीकॉप्टर से देखता है कि प्लांट पे विस्फोट नहीं हुआ था। तब मर्साड वहां से हेलीकॉप्टर से निकल जाता है। डर्क और उस नकाब वाले आदमी के बीच हाथापाई हो रही थी। तब डर्क उस आदमी को हेलीपैड से नीचे धक्का दे देता है। आगे डर्क, ईवा और अल्जाडियो भी गाड़ी में बैठकर प्लांट से निकल जाते हैं और वो तीनों वापस उस किले के स्ट्रक्चर के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डिक्टेटर काजिम भी हेलीकॉप्टर से पहुंच जाता है और वो मशीन गन के जरिए डर्क की गाड़ी पर हमला करने लगता है और डर्क अपनी गाड़ी को हमले से बचाने की कोशिश कर रहा था। तब डर्क कहता है अगर हमें इससे बचना है तो प्लांट से हम जो विस्फोटक निकाल के लाए हैं उसे विस्फोट करना होगा। ईवा तुम उस विस्फोट को निकाल कर एक एक करके बाहर फेंको और अल्जाडियो तुम उस विस्फोटक पर शूट करना। डर्क के कहने पर ईवा एक एक करके विस्फोटक फेंकने लगती है और अल्जाडियो उस पर शूट करने लगता है, जिससे वो विस्फोटक फटने लगता है, जिसे देखकर काजिम का हेलीकॉप्टर वहां से टर्न ले लेता है। जब वो विस्फोट करते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें पीछे कुछ दिखाई देता है। डर्क देखता है कि रेगिस्तान की रेत के नीचे दबा हुआ आयरन क्लेड शिप ऊपर आ गया है और वो सभी आयरन क्लेड शिप में छिपने के लिए जाते हैं। तभी काजिम का हेलीकॉप्टर आयरन क्लेड शिप पर भी गोलियां बरसाने लगता है और ये गोलियां आयरन क्लेड शिप जैसे मजबूत शिप को भी छलनी कर रही होती है। तभी डर्क देखता है कि इस शिप में एक तोप भी लगी हुई थी। तभी ईवा बताती है कि उनकी तरफ काजिम के टैंक भी बढ़ रहे हैं जो आयरन क्लेड शिप पर अटैक कर रहे थे और काजिम के ये टैंक आयरन क्लेड शिप पर गोले बरसाने लगते हैं। इस धमाके से आयरन क्लेड शिप में पड़े कुछ बक्से खुल जाते हैं जिसके अंदर से सोने के सिक्के बाहर निकलते हैं। ये वही खजाना होता है जिसे डर्क काफी सालों से ढूंढ रहा था। आगे डर्क तोप को चलाने की तैयारी करता है। काजिम का हेलीकॉप्टर तोप के ठीक सामने आकर गोलियां बरसा रहा होता है। तब डर्क तोप का निशाना उस हेलीकॉप्टर पर लगाकर तोप का गोला चला देता है और वो तोप का गोला सीधा हेलीकॉप्टर का शीशा तोड़ के हेलीकॉप्टर के अंदर गिरता है और उस हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से काजिम मारा जाता है। काजिम के मरते ही उसकी आर्मी में अफरा तफरी मच जाती है और डर्क, अल्जाडियो और ईवा देखते हैं कि काजिम की आर्मी के लोग हथियार नीचे डाल रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तब वो आयरन क्लेड शिप के बाहर आकर देखते हैं। तब वो देखते हैं कि पहाड़ियों पर मोदीबो और उसकी रेबेल सेना खड़ी हुई थी जिसने काजिम की आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया था और तुरंग रेबल की घुड़सेना के कारण ही काजिम की आर्मी ने घुटने टेक दिए थे। आगे अमेरिकी एम्बेसडर जेम्स से मिलता है और वो उन्हें बताता है कि उन्होंने मर्साड के प्लांट को बंद कर दिया है। दूसरी तरफ CIA का पूर्व एजेंट कार्ल एक रेस्टोरेंट में मर्साड के ड्रिंक में जहर मिला देता है